हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने बिहार बोर्ड का अध्ययन शुरू कर दिया है। बिहार बोर्ड के अंतर्गत हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा सामाजिक विज्ञान, जिसका विषय है भूगोल। और भूगोल के अंतर्गत जो हमारी किताब दोस्तों आपके पास है, उनका नाम है हमारी दुनिया। यानी भूगोल की हमारी किताब हमारी दुनिया के अंतर्गत आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 से संबंधित जो भी चीज़ें, टॉपिक हैं, लेक्चर्स हैं, हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। आज बारी आती है इकाई नंबर 4 का कंप्लीट यूनिट रिवीजन करने की। इसका मतलब ये है कि अब आपको एक ही वीडियो में पूरे की पूरी यूनिट की जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, इत्मीनान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि आपकी जानकारी की बात बहुत सारी मैं आज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके इन सभी वीडियो का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा कंप्लीट यूनिट रिवीजन फॉर इकाई नंबर 4 शुरू करते हैं, जिसका नाम है परिवहन। तो आइए शुरू करते हैं, परिवहन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिवहन होता क्या है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को ले जाने वाला साधन। यानी ऐसा साधन या ऐसी व्यवस्था जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह कर सेफली पहुंचा दे, उस व्यवस्था या उस साधन को हम लोग परिवहन कहते हैं या परिवहन के साधन कहते हैं। तो कितनी आसान सी परिभाषा थी दोस्तों। इसको 1 2 बार 3 बार रटना शुरू करोगे तो दिमाग में एक बार में छप जाएगी, और आसानी से समझना आप तो कि भाई ट्रेन करती क्या है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। बस करती क्या है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में आप आसानी से यहाँ पर ये परिभाषा लिख सकते हैं। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग से होता है। ये परिवहन एक्चुअल में होता किस किस मार्ग से, परिवहन के जो रूट है, जो मार्ग है, वो क्या क्या है। सड़कों के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। रेल के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। आप हवाई जहाज के माध्यम से यानी एरोप्लेन के माध्यम से भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वहीं जहाज़ों के माध्यम से भी आप पानी के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो हुए ना ये परिवहन के रूट, परिवहन के मार्ग हो सकते हैं। तो परिवहन के प्रकार अगर आपसे पूछेंगे तो आपका उत्तर यही होना चाहिए। कुछ उदाहरण के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं कि जैसे परिवहन के साधन क्या है। ये तो मार्ग हो गए, परिवहन के प्रकार हो गए, लेकिन परिवहन के साधन क्या होते हैं। जैसे रिक्शा, ऑटो रिक्शा, जैसे साइकिल, बाइक, बस, जीप, रेलगाड़ी, ये सारे, हवाई जहाज, ये सारी चीज़ें क्या है, परिवहन के साधन हैं। अगर हम लोग इनकी बात करें कि जैसे रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, टमटम, ये टमटम भी एक लोकल भाषा का शब्द है, छोटा सा एक रिक्शा ऑटो रिक्शा जैसा होता है, कार, जीप, बस इत्यादि। अब चूंकि आपको एक भी सामान यहाँ पर उड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, सारी की सारी ज़मीन पर चलने वाली चीज़ें हैं, तो इसको बोल सकते हैं ये सभी भूमि पर चलते हैं, इसलिए इसे स्थलीय परिवहन के साधन कहते हैं। इसलिए कौन से साधन हो गए, स्थलीय परिवहन के साधन हो गए। तो अगर स्थलीय परिवहन के साधन हो गए, इसका मतलब दूसरे साधन भी होंगे। वहीं दूसरी ओर हवाई जहाज जो आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करता है, तो इन्हें हवाई साधन कहते हैं। तो ये हमारा हवाई साधन हो गया। वहीं अगर बात की जाए, जैसे नाव की बात की जाए, नाव आप समझते हो, मछली पकड़ने वाले कभी तो देखे होंगे, नाव में कभी सफ़र किया होगा, झील में, तालाब में कभी नाव में बैठे होंगे। तो नाव आपने देखी, नाव हो गए, स्टीमर हो गए, उसके अलावा जहाज हो गए पानी के बड़े बड़े, कई बार मूवीज़ में वगैरह में दिखाते हैं। तो पानी में चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। तो नाव भी कहीं चलती है तो कहीं तो पहुंचेगी, जहाज कहीं से चला कहीं तो पहुंचेगा। ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक बिल्कुल जाती हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जल परिवहन के साधन। यानी जल मार्ग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, जल परिवहन कहलाता है। और ये सभी साधन क्या कहलाएंगे, जल परिवहन के साधन कहलाएंगे। अगर आपको जल परिवहन के कुछ नए साधनों के नाम पता है इसके अलावा, तो आप बिल्कुल हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हवाई जहाज के अलावा एक सी कोई और चीज़ पता है जो आसमान में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, तो बिल्कुल आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इससे हमें भी पता चलेगा कि कौन लोग जो है ज़्यादा जानकारी रखते हैं साधनों के बारे में, और बाकी नॉर्मल साधन तो आप सब जानते ही हैं। अब आइए बात करते हैं परिवहन के वर्गीकरण की।
परिवहन का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। एक होता है आपका स्थल परिवहन, एक होता है आपका वायु परिवहन और एक होता है आपका जल परिवहन। तो बात करते हैं स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, 3 स्थल जल वायु की बात करते हैं। सबसे पहले स्थल परिवहन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में दुनिया में इस्तेमाल अगर कोई किया जाता है तो स्थल परिवहन, उसमें भी दोस्तों सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं स्थल परिवहन की बात करूं तो स्थल परिवहन में आपको देखने को मिल रहा है, एक तो है आपका सड़क परिवहन और दूसरा है आपका रेल परिवहन, और एक और स्थल परिवहन में एक तीसरा आता है जो इंसानों को तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता, लेकिन चीज़ों को ले जा सकता है, पदार्थों को ले जा सकता है, और वो है पाइपलाइन परिवहन। जैसे गैस को ले जाना, जैसे पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो ये बहुत आसान हो जाता है पाइपलाइन परिवहन से, एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये जो दूसरे साधन है सड़क परिवहन और रेलवे परिवहन, ये दोनों काम कर लेते हैं। इससे आप वस्तुएं भी ले जा सकते हैं और व्यक्ति भी ले जा सकते हैं। बात करते हैं परिवहन का दूसरा जो प्रकार है वो है जल परिवहन। जल परिवहन में 2 प्रकार के परिवहन होते हैं। एक होता है आपका आंतरिक जल परिवहन। अब ये आंतरिक जल परिवहन क्या है इसको समझ लेते हैं। आंतरिक जल परिवहन का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर जितनी भी नदियां या नहरें बनी हुई है, इन नदियों के माध्यम से जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे भारत की गंगा नदी, आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी है, और गंगा यमुना के मैदान जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में फैले भी हुए हैं। आपने गंगा नदी को तो जरूर देखा होगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ठीक है, तो गंगा नदी में क्या है, इलाहाबाद यानी आजकल उसका नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का, वहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल में एक जगह है हल्दिया, वहाँ तक 1620 किलोमीटर लंबा एक जलमार्ग है। यानी गंगा जी के सहारे कोई भी बड़े से बड़े, मतलब ज़्यादा बहुत बड़े बड़े कंटेनर तो नहीं, क्रूज़ तो नहीं, लेकिन नॉर्मल जहाज जो सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, उसके अलावा इंसानों को भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में काफ़ी आसानी होती है। तो देखो गंगा नदी का इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक हमने यहाँ पर इस जलमार्ग का उपयोग किया है। ऐसे भारत में आंतरिक जलमार्गों की संख्या 111 है दोस्तों। तो ये तो आंतरिक जलमार्ग हो गया, भारत देश के अंदर ही जल के साधन का उपयोग करना। जबकि अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की, या इसे मैं ऐसा कहूं समुद्री जलमार्ग की बात कर दूं, क्योंकि ये आंतरिक तो नदियों पर होता है लेकिन बाह्य तो समुद्र पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग या समुद्री जलमार्ग, इसमें क्या होता है, किसी एक देश के बंदरगाह से किसी दूसरे देश के बंदरगाह तक सामान को आसानी से पहुंचा देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि भारत में पेट्रोलियम कैसे आता होगा, भारत में बाहर से आने वाली चीज़ें, विदेशों से जो चीज़ें आती हैं वो कैसे आती होगी। अब हर चीज़ हवाई जहाज़ में तो नहीं आ सकती, इतनी भारी भारी चीज़ें तो नहीं ला सकते, महंगा पड़ जाएगा। और यहाँ सस्ता पड़ता है थोड़ा सा जहाज़, पानी का जहाज़ सस्ता पड़ सकता है उसकी तुलना में, इसलिए पानी के जहाज़ आसानी से एक देश से दूसरे देश तक जा सकते हैं। तो समुद्र का इस्तेमाल करके और अपने रूट बना करके ये जहाज़ चलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन या समुद्री जल परिवहन। कितना साधारण सा चीज़ था ये। तीसरा दोस्तों हमारा प्रकार आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन में भी वैसे तो 2 प्रकार हैं। वायु परिवहन में भी 2 प्रकार, एक तो होता है इंटरनेशनल लाइन, एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन हो गया एक तो, और दूसरा हो जाता है आपका घरेलू वायु परिवहन, डोमेस्टिक एयरलाइंस जो होती है। यानी घरेलू वायु परिवहन क्या करता है, घरेलू वायु परिवहन में ये फ़ायदा होता है कि भारत के किसी भी राज्य या किसी भी सिटी से दूसरी सिटी तक जा सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली एयरलाइन से आप भारत के बाहर किसी भी देश की यात्रा कर सकते हैं अगर आपके पास में वीज़ा और पासपोर्ट उपलब्ध है तो वायु परिवहन भी 2 तरह का हो गया, लेकिन स्थल परिवहन हमने यहाँ पर 3 तरह का पढ़ा है। आइए इन सब परिवहनों की अब चर्चा करने वाले, एक एक करके इस पूरे वीडियो में हम स्थल परिवहन के बारे में समझेंगे, जल परिवहन के बारे में समझेंगे और वायु परिवहन के बारे में समझने वाले हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं। समझते हैं हमारा पहला परिवहन जिसका नाम है सड़क परिवहन, जो स्थल परिवहन के अंतर्गत पहला आता है। अब देखिए सड़क परिवहन जो है ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में परिवहन का सबसे मुख्य साधन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में लोग परिवहन का इसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि आप घर से स्कूल जाने के लिए क्या रेल का इस्तेमाल करते हैं,
क्या आप घर से स्कूल जाने के लिए पानी के जहाज पे तो नहीं जाते होंगे, या घर से स्कूल जाने के लिए कोई एरोप्लेन से तो कोई जाता भी नहीं होगा डेली। हम लोग काहे से जाते हैं, हम सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। हमारे रोज़मर्रा जीवन में जो आवाजाही होती है, किसी शहर के अंदर हम लोग ज़्यादातर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग का। इसलिए सड़क परिवहन भारत में या दुनिया की भी बात कर रहे हैं तो परिवहन का सबसे मुख्य संसाधन है ये। सड़कों को उनकी उपयोगिता के और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। यहाँ वो प्रकार नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि किन प्रकार पर बांटा गया है। तो सड़कों को उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर सामान्यतः हम लोग 4 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है आपका नेशनल हाईवे, जिसको हम लोग NH बोलते हैं, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा होता है आपका स्टेट हाईवे, जिसको बोलते हैं हम लोग राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तीसरा होता है आपका जिला राजमार्ग या जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं इसको, जिला सड़क। और आखिरी होता है आपका ग्राम सड़क, ग्राम सड़क। अगर आप ग्राम सड़क को नहीं भी लिखते हो तो जिला मार्ग के अंतर्गत सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। अगर आप अलग से लिख रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि भारत में ग्राम सड़कों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। अब बहुत हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है, और ये क्यों जोड़ दिया गया है, कैसे जुड़ा होगा, किस योजना से जुड़ा होगा, इसका उत्तर भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश के कुछ प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी योजना चलाई है। उनमें से एक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कॉन्सेप्ट भारत में लाए थे, जो आज भी गाँवों को उनके तहसीलों से और उनके ब्लॉक से, विकास खंड से जोड़ने का काम करता है। तो हर एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम हुआ है दोस्तों। बहुत कम गांव बचे होंगे जहां पर सड़क नहीं है, बाकी लगभग सारे गांवों में सरकार ने सड़क पहुंचा दी है। तो सड़क मार्ग में गांव का सड़क जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनेक सड़कें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जानी जाती हैं। अनेक सड़कें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नाम नया नहीं है, काफ़ी अच्छा है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, और मैं एक मैप से भी आपको समझाऊंगा, भारत के मैप से भी, मानचित्र से भी आपको समझाऊंगा कि आखिर में ये स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या। देखिए, आपको इसको थोड़ा सा, आप इसका नाम को अगर ध्यान से देखो तो चतुर्भुज लिखा हुआ। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजा, यानी 4 कुछ चीज़ें तो होंगी इसमें। भारत के 4 ही महानगर है दोस्तों। आज की तारीख में भारत में 4 मेट्रो सिटी हैं, और 4 मेट्रो सिटी के नाम आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 भारत की राजधानी दिल्ली, दूसरा भारत की इंडस्ट्रियल कैपिटल मुंबई, और तीसरा है आपका चेन्नई, और चौथा आपका कलकत्ता है। तो कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, ये 4 बड़े बड़े शहर भारत के हैं, और चारों दिशाओं में फैले हुए। अगर मैं भारत के उत्तर की बात करूँ तो उत्तर में जो महानगर है वो आप बोलोगे सर दिल्ली उत्तर में महानगर है आपका, तो दिल्ली उत्तर में मिलेगा आपको। अगर मैं पश्चिम की बात करूं कि पश्चिम में बताओ कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा सर मुंबई, वहाँ पर है, मुंबई पश्चिमी भाग में पड़ता है। अगर मैं आपसे पूर्व की बात करूं कि पूर्व में कौन सा आएगा, तो पूर्व में आप बोलोगे सर इधर तो आपका कलकत्ता आता है। कलकत्ता काफ़ी बड़ा शहर है, कलकत्ता। तो कलकत्ता लिख दो, या इसका नाम जो है कोलकाता इसे कहते हैं, तो कोलकाता लिख देते हैं। तो कोलकाता यहाँ पर आता है आपका, कोलकाता, ये आपका हो गया। जबकि दक्षिण भारत में आपका एक जो शहर है उसका नाम है चेन्नई, सबसे बड़ा मेट्रो सिटी, चेन्नई का साउथ का सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है दोस्तों ये, है ना। तो ये 4 शहर हो गए। इन चारों शहरों को रोड के माध्यम से जोड़ने की योजना, ये अब देखना एक चतुर्भुज बन जाएगा, ये चतुर्भुज बन गया। इन चारों शहरों को रोड से जोड़ने की योजना ही क्या कहलाती है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसकी शुरुआत भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 1999 में की थी। 1999 से ही चल रहा था और 2009 में जाकर के कंप्लीट हुआ है। कुछ हद तक कुछ चीज़ें बची हुई होगी तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी भारत का सबसे अच्छी एक योजना थी, और इसमें सड़क से ऐसे ही सड़क से नहीं जोड़ना है, सड़क भी बहुत अच्छी सड़क है दोस्तों, 6 लाइन सड़क है, 6 लेन रोड से जोड़ना है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम दिया गया देश के दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला यह मार्ग है, जो देश में द्रुत गति से सामान को ढोने और आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, बहुत तेज़ी से चीज़ें आसानी से दिल्ली से बम्बई, बम्बई से चेन्नई, चेन्नई से और कोलकाता पहुंच सकती है।
तो आसानी से चीज़ें यहाँ पर जल्दी स्पीड हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी चीज़ों के आने जाने की, और मार्केट में माल जल्दी उपलब्ध होगा तो मार्केट में कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता, क्योंकि मार्केट में मांग बढ़ने के साथ साथ सप्लाई पूरा हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा एक राजमार्ग है ये भी। तो इन चारों को मिला के कहा जाता है। मैं आपको अभी मैप में दिखाऊंगा ज़रूर, पहले इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ 2 मार्ग और जुड़े हुए, उन मार्गों की भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की सड़क जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। भारत का श्रीनगर कहाँ है? अगर आप में से कोई जानता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, जिससे पहले कि मैं आपको उत्तर दे दूं। तो भारत का जो जम्मू कश्मीर है, भारत का सबसे उत्तर का राज्य जो है, आज अभी वर्तमान में उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में सरकार ने उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर, सबसे उत्तर का राज्य है दोस्तों। यहाँ से लेकर के भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य, जिसे हम लोग तमिलनाडु कहते हैं, तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो अभी है हमारे पास में, कन्याकुमारी सबसे एरिया सबसे नीचे आता है। इस सबसे दक्षिणतम एरिया तक जोड़ती है ये सड़क, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। जबकि दूसरी जो सड़क बनाई गई है वो असम के सिलचर से लेकर पश्चिम के पोरबंदर तक जोड़ती है। यानी अगर मैं उत्तर से दक्षिण जोड़ूं और पूर्व से पश्चिम जोड़ूं तो ऐसा आएगा। उत्तर में मेरा क्या है, यहाँ पर श्रीनगर है, जो कि जम्मू कश्मीर में, तो श्रीनगर से जोड़ती है कौन? कन्याकुमारी तक जोड़ती है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, और यहाँ पर होता है आपका पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। पोरबंदर गुजरात में है। पोरबंदर गुजरात से लेके असम तक जोड़ती है। और पोरबंदर तो काफ़ी फेमस है दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी के जन्म से संबंधित है। पोरबंदर से लेकर असम का एक एरिया है जिसका नाम है सिलचर, असम के सिलचर तक जोड़ती है। तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, इसको बोलते हैं हम लोग पूरब पश्चिम गलियारा। पूरब इधर है, पश्चिम इधर, इसलिए पूरब से पश्चिम लिखते हैं, इसीलिए असम से पोरबंदर को जोड़ती है लिखा है। ये कुल मिलाकर के ये काफ़ी लंबा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी लगभग आपको 3700 किलोमीटर के आसपास या 4000 किलोमीटर के आसपास मिलती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के 7300 किलोमीटर की लंबाई का एक बड़ा सा एक ये गलियारा बनाया गया है, जिसको उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरब पश्चिम गलियारा बोलते हैं। और इसी बीच में चार कोने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज भी हमने पढ़ लिया है। इन दोनों को ही मैं आपको मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये रहा हमारा डायग्राम, ये रहा हमारा मैप। इसमें आपको दिख रहा होगा 3 रंग आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक दिख रहा है आपको लाल रंग, एक आपको दिख रहा है नीला रंग, और तीसरा आपको दिख रहा है पीला रंग। मैं सबसे पहले लाल रंग पे आना चाहूँगा। लाल रंग जो आपको दिख रहा है ये डिनोट करता है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज जो हमने अभी पढ़ा, स्वर्णिम चतुर्भुज दिख रहा आपको, लगभग 5500 किलोमीटर के आसपास ये बना हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या किया, देखो ये मुंबई दिख रहा आपको, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से चेन्नई को ये 6 लाइन राजमार्ग से जोड़ा गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये चतुर्भुज बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे, यानी नीले कलर की बात करते हैं और पीले कलर की बात करते हैं। हमारा जो पीला कलर है, पीला येलो कलर जो आपको दिख रहा है, ये कहलाता है उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तर दक्षिण गलियारा कहलाता है। तो इस उत्तर दक्षिण गलियारा में आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ जोड़ रहा है। ये जोड़ रहा है आपके श्रीनगर को, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। श्रीनगर को जोड़ रहा है सबसे नीचे कन्याकुमारी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जोड़ता है ये रोड, और इसे कहते हैं हम लोग उत्तर दक्षिण गलियारा। फिर तीसरा जो हमारा रंग आता है वो आपका आता है नीला रंग। नीला रंग भी आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा, पहले पूर्व लिखा हुआ है, बाद में पश्चिम लिखा हुआ है। इसका मतलब हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? हम पूरब से शुरू करेंगे। सिलचर से लेकर के गुजरात के राजकोट में पोरबंदर, जो राजकोट वाला एरिया है, पोरबंदर काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ तक फैला हुआ है। तो सिलचर से असम से लेकर के गुजरात तक जोड़ता है, यानी ये पूरा उत्तर पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है, ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। चारों जुड़ चुके हैं। और अब ये दोनों यानी नीला और पीला,
ये नीला और पीला जिस जगह पर एक दूसरे को काटते हैं उस जगह का नाम है दोस्तों झांसी। तो ये भी याद रखना कि उत्तर, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं तो उसका नाम क्या हो गया, झांसी पर उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को काटते हैं। ये बहुत ही अच्छी योजना सरकार के द्वारा लाई गई थी और पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज इसी योजना की वजह से बहुत सारे माल की आवाजाही सुनिश्चित हो सकी है और हमारा जो सड़क परिवहन है वो काफ़ी सुगम हो चुका है। और अब तो जो इस तरह के रोड बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के रोड बन रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट को भी कम किया जा रहा है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब बात इन दोनों चीज़ों की मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर लो या उत्तर दक्षिण गलियारा या पूर्व पश्चिम गलियारा, इन तीनों रोड की बात करें अगर हम लोग, तो इनकी देखरेख का काम कौन करता है? इस सड़क का निर्माण और देखरेख भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण करता है। ध्यान रखना इसको, मैं इसलिए ध्यान रखने को बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाली सड़कों के जो दूसरी सड़कें उनकी देखरेख करने वाला अलग होता है। तो हर एक जगह का देखरेख करने वाली अलग संस्था होती है। तो इन तीनों का यानी उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज का देखरेख और निर्माण करता है आपका NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है ये संस्था काम करती है जो नेशनल हाईवे भी बनाती है। तो इसका काम देखरेख का भी और निर्माण का भी होता है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली सड़क के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सड़कें भारत में जो है उनको हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, NH के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे क्या होते हैं? पहले तो मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा ये बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाते हैं। और जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग होता है वो पहले तो ये होता था कि एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ता है, लेकिन बाद में एक राज्य को दूसरे राज्य तक जोड़ने वाला जो मार्ग है वो नेशनल हाईवे ही कहलाता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी सारे नेशनल हाईवे सरकार बना चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे जो है भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, लगभग 25 तो वहाँ है और बढ़ भी गए होंगे, ये आंकड़ा पुराना है दोस्तों। पहली प्रकार की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है। जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। इस राजमार्ग की देखरेख जो है वो भले बनाता इसको कौन हो, NHAI करता हो पूरा काम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता हो, लेकिन इस राजमार्ग की जो देखरेख करने वाला होता है वो होता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसे हम लोग CPWD के नाम से भी जानते हैं। तो CPWD जरूर याद रखना। और ये CPWD जो है ये क्या है? ये नेशनल क्षमा करें सेंट्रल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये। तो ये लोक निर्माण विभाग जो है आपका, ये इसकी देखरेख करता है, निर्माण NHAI करता है। दिल्ली से कलकत्ता तक जोड़ने वाला एक राजमार्ग नंबर 2 यानी नेशनल हाईवे संख्या नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। नेशनल हाईवे संख्या नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये 2 क्या करता है, कहाँ से कहाँ गुजरता है? नेशनल हाईवे संख्या नंबर 2 क्या करता है? दिल्ली को जोड़ता है। दिल्ली को जोड़ता है किससे? कलकत्ता से। कलकत्ता से जोड़ता है ये दिल्ली। इसका नाम क्या है? NH2। ये NH2 का एक और नाम क्या है? इसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसे GT रोड के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, या शेर शाह सूरी मार्ग भी इसे कहते हैं। शेर शाह कौन था? शेर शाह साहब वो थे जिसने हुमायूं को हरा करके देश में मुगलों का खात्मा कर दिया था। शुरुआत में मुगलों को हटा करके अपना सूरी वंश स्थापित कर लिया था। तो मुगल इतने पावरफुल थे लेकिन फिर भी शेर शाह सूरी ने उनको हरा दिया था एक बीच में। तो ये NH2 को हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। तो दोस्तों शेर शाह सूरी ने बनवाया था, तब भी क्या इतना बड़ा था? मैं आपको बता दूं शुरुआत में शेर शाह सूरी ने इसको बनवाया था, लेकिन उस समय डामर वगैरह व्यवस्था नहीं होती थी। उस समय उन्होंने जो भी रोड बनाया था एक मार्ग बनाया था, कच्चा मार्ग। बाद में अंग्रेज़ों ने इसको काफ़ी अच्छा कर दिया था। और ये जो राजमार्ग है जिसे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, ये जाता था भारत के कलकत्ता से पाकिस्तान के पेशावर तक को जोड़ता था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज़ादी से पहले भारत के हिस्सा पाकिस्तान भी था, तो पाकिस्तान के पेशावर से कलकत्ता तक ग्रैंड ट्रंक रोड था। और आज की तारीख में यह दिल्ली से कलकत्ता तक जोड़ता है। अकॉर्डिंग टू बुक, किताब के हिसाब से ही हम लोग डाटा देख रहे हैं दोस्तों। तो ग्रैंड ट्रंक रोड ये जोड़ता है, इसको कहते हैं। इन राजमार्गों को सुविधा और रूट के हिसाब से संख्या आवंटित किए गए हैं। जितने भी राजमार्ग हम लोग 200-250 राजमार्ग के आसपास, 235 लास्ट NCERT में लिखा हुआ था,
235 तो थे ही, अभी और बहुत सारे बढ़ गए होंगे, सरकार ने काफ़ी ज़्यादा उसमें उन्नति कर ली है। तो हमारे देश में 200-250 जो भी राजमार्ग है, इनकी जो संख्या दी जाती है वो संख्या कोई उत्तर से पूर्व जा रहा है, कोई पूर्व से पश्चिम जा रहा है, तो कौन सी दिशा में जा रहा है उसके हिसाब से इनके नाम रखे जाते हैं। और अलग अलग समय से 2010 के बाद से नाम बदलने का थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया था, तो इनकी सुविधा और उनके रूट के हिसाब से इनके नाम रखे जाते हैं। नेशनल हाईवे 1, 13, 14 जो भी आप देखते हैं ओड इवन नंबर, ये बिल्कुल फिक्स रहता है इनका। अब मैं आपको खास बात बताने वाला हूँ, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। देखिए, हम लोग बुक के हिसाब से चल रहे हैं, किताब के हिसाब, किताब की माने जो आपके पास में है हमारी दुनिया, उस किताब की माने अगर आपके पास अपडेटेड फॉर्म में नहीं है तो वो नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है वो है नेशनल हाईवे 7 NH7। NH7 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ, जो डेटा दे रहा हूँ, वो आप ही की बुक के हिसाब से डेटा दे रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे बदल चुका है। लेकिन ये किताब में 7 दिया हुआ है, इसलिए मैं 7 की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नया बना है दोस्तों मैं उसकी बात भी आपसे करूँगा। तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो उसका नाम है NH7, और ये NH7 जो है कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होता है। वाराणसी अब उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, और वाराणसी से शुरू होता 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 ये भारत के साउथ इंडिया तक कवर कर लेता है। तो भारत के साउथ इंडिया में कहाँ पर, कन्याकुमारी तक कवर कर लेगा। तो भारत में कन्याकुमारी तक जोड़ता है ये रोड, कहाँ से, वाराणसी से, और इसकी टोटल लंबाई 2369 किलोमीटर है, और ये NH7 कहलाता है। वहीं जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 17 है, NH17 है, जो पुडुचेरी में स्थित है। और पुडुचेरी कहाँ पर है, ये पुडुचेरी यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर पुडुचेरी और इसी जगह है। और कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है ये इसलिए नहीं लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि बहुत 10 किलोमीटर का है, तो 10 किलोमीटर में छोटी सी जगह को जोड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये तो किताब के डाटा है, लेकिन जो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो है आपका NH44 नेशनल हाईवे 44 है, जो कि श्रीनगर से जोड़ता है ये कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है ये। और सबसे छोटा जो है वो है NH47A। NH47A सबसे छोटा वाला है, जो कि आपके केरल में है, केरल के वेलिंगटन आइलैंड में मिलेगा आपको। तो ये डेटा, लेकिन आपको नंबर अगर प्राप्त करने हैं तो आपको बुक के अलावा कुछ नहीं लिखना है, आपको बुक के हिसाब से चलना है, इसलिए मैं बुक वाले को प्रेफरेंस देता हूँ यहाँ पर। इसलिए आपको चंडीगढ़ ध्यान रखना, लेकिन कभी आपसे अगर जानकारी के लिए पूछे तो ध्यान रखना जो मैंने आपको बात बताई है। अब बात करते हैं इन हाईवेज के कलर की। आपने देखा होगा हर एक हाईवे पर जब आप निकलते हो तो एक पत्थर पे कुछ न कुछ दूरी लिखी होती है, पटना इतना किलोमीटर, ऐसा दिखा होगा, पटना किलोमीटर, गया या बस स्टॉप, ऐसा कुछ लिखा होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे हैं, नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं, तो पत्थर का जो ऊपरी सिरा होता है उसका रंग आपको पीला दिखाई देगा। अगर उस पत्थर को ऊपरी हिस्सा पीले रंग से पोता गया तो याद रखिए वो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन अगर उस पत्थर का ऊपर का हिस्सा हरे रंग से पोता गया हो तो उसका मतलब होता है वो राज्य राजमार्ग है, यानी वो स्टेट हाईवे है जो आपकी बिहार सरकार ने बनवाया है। अगर आपको काले रंग का पुता हुआ वो दिखता है पत्थर जिस पे लिखा हुआ है, और काले रंग का ऊपरी हिस्सा पुता हुआ दिखता है, तो यकीन मानिए वो जिला मार्ग है। लेकिन गांव में अगर आप गुजरे तो वहां पर भी आपको ये जो पत्थर दिखाई देता है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला, ये ऊपरी हिस्सा जो है ये रेड कलर से, लाल रंग से या ऑरेंज कलर से पुता हुआ होगा। अगर लाल या ऑरेंज कलर का दिखाई दे तो यह मान लीजिए कि वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़क है। अब आपको कलर से कितना आसान हो गया होगा, तो बहुत आसानी से कलर से हम पहचान सकते हैं। अब कलर ही क्यों रखा गया, क्योंकि भारत में सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सभी लोग नहीं पढ़ सकते अगर नेशनल हाईवे लिख दिया या राष्ट्रीय राजमार्ग लिख दिया, तो इसलिए लोग कलर को तो पहचान ही सकते हैं, इसीलिए कलर का फॉर्म रखा गया ताकि सबके लिए ये चीज़ आसान हो जाए। दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों तो जैसा कि हमने चर्चा की है राष्ट्रीय राजमार्ग के कलर को देख करके और राज्य राजमार्ग के कलर को देख करके और जिला राजमार्ग के कलर को देख करके हम कितने आसानी से चीज़ों को पहचान सकते हैं। चलाइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी सड़क की बात करते हैं। दूसरी सड़क जो हमारी महत्वपूर्ण है उसको बोलते हैं हम लोग राज्य राजमार्ग, राज्य मार्ग या राज्य राजमार्ग के नाम से जानते हैं, जो जिला मुख्यालयों को, जितने भी जिला के मुख्यालय हैं उनको राज्य की राजधानी से जोड़ती है। वो सड़क
जो जिला मुख्यालय को राजधानी से जोड़े उन्हें राज्य राजमार्ग के नाम से जानते हैं, स्टेट हाईवे उन्हें कहते हैं। इन सड़कों की जो देखरेख, अच्छा हमने नेशनल हाईवे की देखरेख की बात की थी तो वहाँ क्या लिखा था, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, केंद्र की जगह आपको बदलना है केवल राज्य लोक निर्माण विभाग। इन सड़कों की देखरेख राज्य लोक निर्माण विभाग PWD करती हैं। तो स्टेट PWD जो होती है इसका देखभाल करती है। तीसरी जो सड़कें हैं उसको हम लोग बोलते हैं जिला मार्ग, जिला मार्ग कहलाती है, जो कि जिले से उनके प्रखंडों को, प्रखंड मतलब होता है तहसील लेवल को बोलते हैं दोस्तों, दो तहसील को मिलाकर भी कई बार विकास खंड का नाम दिया जाता है, तो प्रखंडों को जोड़ती हैं, तो तहसील लेवल तक जोड़ने का काम करती है जिला सड़क। और जिला सड़क का जो देखरेख है वो करती है आपकी जिला परिषद, ये ध्यान रखना, जिला सड़कों की देखरेख करती है जिला परिषद, जबकि राज्य राजमार्गों की सड़क की देखरेख करती है राज्य लोक निर्माण विभाग, जिसे स्टेट PWD के नाम से जानते हैं। चौथी और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सड़क मानी जाती है गांव सड़क, ग्रामीण सड़क, जो गांव से प्रखंडों को जोड़ती है या जिला मुख्यालय को जोड़ती है, जो गांव से तहसीलों को या जिला तक को जोड़ देती है, उसको हम लोग ग्रामीण सड़क कहते हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो चलाई गई थी भारत में, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में देश में हर एक गाँव को सड़कों से जोड़ा गया। जिन ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या, जिन गाँव की संख्या 500 से ज़्यादा है दोस्तों, उन सभी गाँव में सड़क की व्यवस्था की जाए, ऐसी सरकार की योजना है। और जो राज्य पहाड़ी वाला क्षेत्र है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य, जो पहाड़ी राज्य है, उन पहाड़ी क्षेत्रों में 500 भी नहीं रखा गया, वहाँ तो 250 रखा गया है कि जिन गाँवों की संख्या 250 है, 250 लोग रहते हैं टोटल पॉपुलेशन, उस गांव को सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये थी हमारी ग्राम सड़क योजना, उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और आज भी दोस्तों ये कारगर है। अब बात करते हैं हमारे सीमावर्ती सड़कों की। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको कि भारत जो है वो पाकिस्तान, चाइना, उसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इन देशों से अपनी सीमा साझा करता है। तो जब इन देशों के साथ हमारी सीमा तो है ही, अगर इस सीमा रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के पास में, आसपास, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास को रोड बनाना हो तो काफ़ी रिस्की हो जाता है कि वो नॉर्मल NHI बनाए। तो ऐसे में क्या होता है, वो रोड जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, जो भारत और पाकिस्तान, भारत, चाइना या किसी दूसरे देश की सीमा के पास लगे हुए रोड होते हैं, उनको NHAI नहीं बनाता, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहीं बनाता है, बल्कि उनको बनाता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन, एक संस्था बनाई गई है जो इसका निर्माण करता है। तो देश के सीमांत क्षेत्र और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सामरिक महत्वपूर्ण की सड़कें, सामरिक महत्व की सड़कें जिसका निर्माण जिसे कौन बनाता है, जिसे सीमा सड़क संगठन BRO बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। जैसे गंगटोक से नाथुला दर्रा तक सड़क। अब ये गंगटोक क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गंगटोक जो है ये सिक्किम राज्य बिहार के पास ही पड़ता है दोस्तों। सिक्किम राज्य की राजधानी है और उसी राजधानी से एक दर्रा है, नाथुला दर्रा। दर्रा क्या होता है, दर्रा दो पर्वतों के बीच की जगह होती, खाली जगह, जहाँ से उन पर्वतों को पार किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाथुला दर्रा जो है ये चाइना जाने का रास्ता है, और इसी नाथुला दर्रे से आप चाइना के रास्ते होते हुए भारत का एक बहुत अच्छा, यानी हिंदुओं का, भारत का तो नहीं है, वो अभी भारत के पास तो नहीं है, लेकिन हिंदुओं का एक अच्छा तीर्थ स्थल है जिसे हम लोग बोलते हैं कैलाश मानसरोवर। तो भगवान शिव जी का जो स्थल है कैलाश पर्वत, वो वहीं पर चाइना में स्थित है, और जहाँ जाने के लिए हमारे देश के तीर्थयात्री नाथुला दर्रे से निकलते हैं। लेकिन नाथुला दर्रा जाने के लिए या तो आप गंगटोक सिक्किम की राजधानी से होते हुए जाओगे, तो सिक्किम की राजधानी से नाथुला तक जो सड़क बनाया गया है वो है आपका सीमावर्ती सड़क। और सोचो किसने बनाया होगा, BRO, सीमा सड़क संगठन ने उसको बनाया है। तो यह इसका निर्माण भी BRO ही कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया दोस्तों, स्वास्तिक नाम रखा गया। ध्यान रखना, जो गंगटोक से जोड़ता है नाथुला दर्रा को, उस परियोजना का नाम क्या रखा गया है, स्वास्तिक परियोजना, और वो हमारी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है। एक और चीज़, खास चीज़ दोस्तों सरकार ने शुरू की है, ये हमारे बुक में नहीं है, लेकिन मैं अलग से इसको पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन से इसका जुड़ाव है।
दोस्तों कई बार आप बस में सफ़र करते हैं, कई बार आप कार में सफ़र करते हैं या अन्य सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। अगर बाइक को छोड़ दे तो बाकी किसी भी साधन से, कार, जीप, बस हो, उससे आप सफ़र कर रहे होते हैं तो कई बार आपको रोड के बीच में एक टोल टैक्स मिलता है। ये तो सब जानते ही हैं। उस टोल टैक्स पे क्या होता है, कैश देना पड़ता है तभी आपकी गाड़ी निकलेगी। वो आपका टैक्स होता है, ड्यूटी होती है जो आपको सड़क पर आप चल रहे हो, सरकार ने सड़क बनाई आपकी सुविधा के लिए, इसलिए वो आपसे चार्ज लेती है। तो क्या हो रहा था इसमें, कैश जो है कैशलेस बनाने के लिए सरकार, और उसमें क्या होता था कि लंबी लाइनें होती थी, कई बार चेंज नहीं होने की वजह से थोड़ा लेट हो जाता था, कई बार तो वेट करना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, ऐसे में ट्रैफिक जैम भी होता था। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छी स्कीम शुरू की है, उसका नाम है फास्टैग योजना। फास्टैग में क्या होता है, जैसे कि QR कोड होता है, हम लोग आजकल फ़ोन पे UPI पेमेंट कुछ भी करते रहते हैं ना, ऐसा ही कुछ रहता है। एक QR कोड रहता है, फास्टैग नाम का एक कार्ड बना होता है, उसको आप अपनी गाड़ी में चिपका लो, उसमें उसको स्कैन कर लेंगे टोल टैक्स के कैमरे और आपके अकाउंट से वो मनी डिडक्ट हो जाएगा। और यकीन मानिए आपको कम पैसा लगता है। यदि आप उसको न इस्तेमाल करके कैश देंगे टोल टैक्स पर तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो सरकार ने ये कैशलेस चीज़ ख़त्म कर दी है, मतलब कैश वाली चीज़ ख़त्म कर दी और कैशलेस रख दी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कार आ रही है, इस कार में यहाँ पर फास्टैग लगा हुआ है, तो ये जो कैमरा है आपका, ये फास्टैग को क्या कर लेगा, यहाँ पर स्कैन कर लेगा और ऑटोमेटिकली ये जो गेट है ये खुल जाएगा और कार आसानी से निकल जाएगी। अब आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है और आपको मैसेज भी आ जाएगा और तुरंत आपको ये भी ट्रैक भी कर सकते हैं कि कौन कहाँ पर जा रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छी सुविधा रहेगी ये, ताकि आप कौन सा टोल टैक्स पार कर रहे हो। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग जो टैक्स नहीं देना पसंद करते, जानबूझकर डरा धमका कर टैक्स नहीं देते, उन पर भी जो है अंकुश लगाया जाएगा। अब सबके ऊपर फास्टैग लगाया जाएगा तो आसानी से कोई भी बहस नहीं करेगा और शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम हो जाएगा और ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा। देखो कितनी अच्छी योजना है। तो ये योजनाएं क्यों आ रही है, लगातार जब देश विकास कर रहा है तो टेक्नोलॉजी तो विकास कर ही रही है। हमने टेक्नोलॉजी तो पढ़ी है दोस्तों प्रीवियस चैप्टर में, पुरानी यूनिट में, अभी इससे पहले वाली यूनिट में हमने अच्छे से टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, IT के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। उसी का कमाल है दोस्तों, ये धीरे धीरे चीज़ें आसान होना शुरू हो गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरे परिवहन संसाधन की ओर, जिसको जो सड़क मार्ग के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला परिवहन संसाधन है और इसका नाम है रेल परिवहन। रेल तो सबने अपने जीवन में देखी होगी, रेल पटरियों पर चलती है और सीधा रूट होता है, सबसे सस्ता पड़ता है दोस्तों। ये आवागमन का तरीका है, आपको बहुत दूर से दूर भी जाना है तो आप कम पैसों में पहुंच सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। रेल परिवहन यात्रियों और माल ढुलाई का प्रमुख साधन है, मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है ज़्यादा मात्रा में तो रेलवे से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और जनता भी एक साथ, बहुत सारी एक साथ एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है। सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि भारत में अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर की बात करें, भारत में कोई भी सरकारी संस्था की बात करें तो इस संस्था से ज़्यादा किसी के पास इतने काम करने वाले नहीं है। सबसे ज़्यादा कर्मचारी भारत में अगर किसी एक सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हैं तो वो है आपका रेलवे, और इसको 16 स्टार मिले हैं। 16 स्टार मतलब ये जब स्टार मिलते हैं तो साफ़ सफाई के लिए, हर एक चीज़ के लिए, सेवा के लिए, इसको 16 स्टार मिले हैं भारतीय रेलवे को। और भारतीय रेल का जो शुभ चिन्ह है वो है भोलू द एलिफेंट, एक हाथी को बनाया गया है दोस्तों, उसका शुभंकर भोलू, हाथी का एक बच्चा होता है, छोटा हाथी जो होता है उसको बनाया गया है। और बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मंडल कार्यालय अवस्थित है। यह मंडल कार्यालय क्या होता है, देखिए भारतीय रेलवे का जो जाल है वो बड़ा ही थोड़ा सा इस तरह का बहुत जटिल मार्ग बनाया गया है। ऐसे में भारतीय रेलवे को अलग अलग दिशाओं के माध्यम से अलग अलग मंडलों में बांटा गया है। किताब के हिसाब से अगर हमारी दुनिया जो किताब आपके पास में है इसकी माने तो 16 मंडलों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान में मंडल की संख्या बढ़ के 18 हो चुकी है। लेकिन ध्यान रहे हमें वही लिखना है जो किताब में लिखा गया है। तो उन 16 मंडल की भी अगर बात करें तो उन 16 मंडल में एक मंडल का मुख्यालय बिहार में भी आता है और बिहार के पटना के नज़दीक हाजीपुर नाम का जगह है जहाँ पर यह मुख्यालय, ये मंडल आता है। और दिशा कौन सी मिली है हमें बिहार के लिए, पूर्व मध्य रेलवे। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर कार्यालय है, हाजीपुर में स्थित है, ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है, जैसे बिहार से निकलने वाली चलने वाली ट्रेनें जैसे विक्रमशिला, लिच्छवी, मगध, माजिलो, सीमांचल, अर्चना, महाबोधि एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस, ये आदि बिहार से चलने वाली प्रमुख ट्रेनें हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरी ट्रेनों के नाम पता है तो आप बिल्कुल
अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें भी इसे जानकारी दे सकते हैं कि सर हमारे यहाँ से ये एक्सप्रेस भी निकलती है। और रेलवे या रोड से संबंधित कोई नई जानकारी आपके पास में है तो वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम किताब से बाहर अभी जा नहीं रहे हैं, लेकिन किताब से बाहर की जानकारी आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, देश में रेलवे को प्राथमिक सुविधा के लिए 16 मंडलों में बांटा गया। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, हाजीपुर में है। ऐसे भारत को 16 रेलवे मंडल में बांटा गया। मैं मुख्य रेलवे मंडल को आपको बताने वाला हूँ। तो आपके सामने रेलवे मंडल लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ रेलवे का, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है आप देख पा रहे हो, लाल रंग में लिखा हुआ है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। अगर हम लोग बात करें दक्षिणी रेलवे की, तो साउथ रेलवे का मुख्यालय क्या दिख रहा है आपको, चेन्नई दिखेगा। चेन्नई दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है। अगर हम लोग बात करें पश्चिमी रेलवे की बात करें, तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है आपका मुंबई सीजी, मुंबई चर्च गेट नाम से प्रसिद्ध है ये। वहीं पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता है। अब आपको तय करना है कि आप जिस रेल में सफ़र करते हैं वहाँ सुनिएगा, वो बोलते हैं कि पश्चिमी रेलवे में आपका स्वागत है, पूर्वी मध्य रेलवे में आपका स्वागत है, या दक्षिणी रेलवे में आपका स्वागत है। तो आप तय कीजिए कि आपका जोन कौन से रेलवे में आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार का जो जोन है उसके लिए एक और जगह बनाई गई, वो यहाँ पर है, और उसको बोला गया है पूर्व मध्य रेलवे। तो पूर्व मध्य जो रेलवे है वो कौन सा जोन है, वो आपका पड़ेगा हाजीपुर। तो हाजीपुर जो है वो पूर्व मध्य रेलवे का उदाहरण है। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं अपना हाजीपुर को। बाकी अगर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूछेंगे आप, तो गोरखपुर उसका उत्तर आएगा। बहुत सारे लोग असम या वो लिख देते हैं, लेकिन गोरखपुर इसका सही उत्तर है। वहीं अगर साउथ वेस्ट की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे, तो हुबली, ये कर्नाटक में स्थित है। हुबली जो कर्नाटक में है वो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। वहीं बात करें अगर नॉर्थ वेस्ट रेलवे की, यानी उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करें, तो उत्तर पश्चिम में भारत का एक ही राज्य आता है, सबसे बड़ा वो है आपका राजस्थान। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, वहाँ पर आपको मिलेगा। वहीं दक्षिण पूर्वी रेलवे की बात करें तो कलकत्ता में दक्षिण पूर्वी रेलवे भी अवस्थित है। कलकत्ता में ईस्ट रेलवे यानी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी है, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कलकत्ता में ही है। जबकि हाजीपुर में कौन सा है, पूर्व मध्य रेलवे। जैसे पूर्व मध्य होता है वैसे ही यहाँ अगर बिंदु बना दूंगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये पश्चिमी और ये मध्य। तो पश्चिमी मध्य रेलवे जो कि जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में पश्चिमी मध्य रेलवे है। तो ऐसे आप ऐसे एरो बनाकर भी चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। बात समझ में आई? आपने एक बार अपने कॉपी में मैप को बनाया, अच्छे से मानचित्र को बनाया। और मानचित्र ऐसे बनाया जाता है, देखो मानचित्र को बार बार बनाओगे तो ही बनने में आएगा। कोशिश करो, शुरुआत में भारत का मानचित्र सही नहीं बनेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, क्योंकि हम आर्टिस्ट तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे तो किसी चीज़ को बार बार करते रहो ना, तो आपको वो सफलता मिल ही जाती है। ऐसे में आप एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छा मानचित्र बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने राज्य बिहार का मानचित्र भी बनाने का प्रयास करें। ये 2 मानचित्र आपको याद होना चाहिए बनाना अपनी किताबों पर। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में फ़ोटो भी लिख के भेज सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, देखो सर हमने इतना अच्छा मैप बनाया। तो जो लोग भी भारत का बहुत अच्छा मैप बनाएंगे, तो सबसे अच्छा जो मैप बनाएगा वो हैंड मैप होना चाहिए। और आपके मैप अगर मेरे सामने आते हैं, मैं उनको देखता हूं और देखने पर बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा मैप बनाया हो तो फिर आपके बारे में चर्चा में अगले वीडियो में जरूर आपके बारे में करूंगा, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा मैप बनाया। तो जल्दी से जल्दी अपने मैप जो इंडिया और बिहार का मैप बना सकते हैं, जल्दी से जल्दी मैप बना करके आप टेक जरूर करें, ताकि हम लोग आपके जो है मैप को देख सकें। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, संपर्क क्रांति, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में से भी ज़्यादा द्रुतगामी दुरंतो एक्सप्रेस हो गई है। आजकल भारत में बहुत फास्ट दौड़ने वाली ट्रेनें भी हैं। 1 घंटे में 150 किलोमीटर, 1 घंटे में 160 किलोमीटर दौड़ने वाली ट्रेनें भी भारत में आ चुकी हैं। दुरंतो एक्सप्रेस काफ़ी तेज़ चलती हैं। राजधानी एक्सप्रेस भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। और आजकल तो सबसे तेज़ जो चल रही है उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस, ये भी ध्यान रखना। तो गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन है। एक्सप्रेस, ये सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन है भारत की, गतिमान एक्सप्रेस। और इसका जो स्पीड है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर, 160। ठीक है, तो ये गतिमान एक्सप्रेस है। ये दिल्ली से आगरा चलती है, और दिल्ली से आगरा बराबर 160 किलोमीटर है, ये 1 घंटे में ही पहुंच जाती है। तो अगर ये फास्टेस्ट ट्रेन, और आजकल तो हमारे देश में अब बुलेट ट्रेन भी आने की संभावना है। सरकार ने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी पास कर दिया, जल्द ही आपको बुलेट ट्रेन भी दौड़ती हुई दिखेगी।
झारखंड से केवल लोहा बॉक्साइट जैसे भारी खनिज, असम से पेट्रोलियम पदार्थ, पंजाब और हरियाणा से अनाजों का परिवहन रेलवे से ही सस्ता हो सकता है। तो इन सब जगहों से जो परिवहन हो रहा है वो रेलवे की वजह से सस्ता हो रहा है। चाहे आप पंजाब और हरियाणा के अनाजों की बात करें, चाहे आप असम से आने वाले पेट्रोलियम की बात करें, चाहे आप झारखंड से आने वाले खनिजों की क्यों ना बात करें, ये सब रेलवे की वजह से काफ़ी सस्ता हो चुका है। क्यों? क्योंकि रेलवे परिवहन जो है एक साथ बहुत सारे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और रेलवे में दोस्तों आपको बताएं ट्रैफिक नहीं मिलता है, वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर मिलता है। तो बसों और बाकी चीज़ों में बड़ी समस्या होती है। कुछ ट्रेनें भारत में ऐसी भी है जो केवल टूरिज्म के लिए चलाए गए, केवल पर्यटन के लिए चलाए गए, कुछ जगह घूमने के लिए। जैसे राजस्थान घूमने के लिए है, आपको राजस्थान घूमना है पूरा, तो पूरा राजस्थान घुमाने के लिए आपको ट्रेन चलेगी एक। और ऐसे ही कुछ अलग अलग जगह ट्रेन चलाई गई। तो कुछ ट्रेनें हैं जैसे पैलेस ऑन व्हील महाराजा एक्सप्रेस। तो पैलेस ऑन व्हील जो है काफ़ी रॉयल है, इसको आप फोटो वगैरह भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको लुक दिखेगा। इसका इंटीरियर और भी अच्छा है, महंगी है काफ़ी टिकटें, लेकिन दोस्तों ये विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए है। हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस, डेक्कन ओडिसी एक्सप्रेस, ये सारी की सारी ट्रेनें कैसी है? पर्यटन से संबंधित ट्रेनें। तो पूछ सकता है आपसे कि भारत की कोई 3 पर्यटन ट्रेनों की नाम लिखे जो विदेशी लोगों को यहाँ भारत में आकर्षित करती हैं। तो आप लिख सकते हैं तीनों के नाम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं समझने की भारत की पहली रेलगाड़ी के बारे में। भारत में सबसे पहले रेल चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल के दौरान, उस समय भारत में 16 अप्रैल 1853 को भारत की सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी, जो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, 34 किलोमीटर लंबी चली थी। पटरियाँ बिछाई गई थी, शुरुआत में इतनी ही पटरियाँ बिछाई गई थी। और शुरुआत में जब ट्रेन चलाई गई थी, और वो शुरुआत थी इसलिए इतना चलाया गया था और सक्सेसफुल रही वो। और उस ट्रेन का नाम भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे पहले तो ये बात कर ले कि किसके कार्यकाल में थी, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में थी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में थी। और दूसरी बात करें कि भाई ट्रेन का नाम क्या था, तो ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी नाम की ट्रेन थी। तो ब्लैक ब्यूटी नाम की ट्रेन शुरुआत में चलाई गई थी। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पहले विद्युत वाली ट्रेन कौन सी थी, तो विद्युत वाला भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूं, हो सकता है कि कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाए। भारत की पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 में, और 1925 में इस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन के नाम से जानी जाती थी ये ट्रेन, डेक्कन क्वीन। ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है, और ये चली थी दोस्तों मुंबई से कुर्ला के बीच में, मुंबई टू कुर्ला मुंबई का ही एक जंक्शन है, मुंबई के अंदर ही है कुर्ला। तो मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। मैं आपको बता दूं कि भारत में जो पटरियाँ होती है उनकी दूरी के हिसाब से भी उनको नाम दिया गया है। तो अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा की दूरी है अगर पटरियों के बीच में, मान लो ये एक पटरी है आपकी, ये दूसरी पटरी है, इन दोनों के बीच में अगर दूरी जो है, ये बना हुआ है ना, ये डिस्टेंस जो है, ये अगर 1.6 मीटर है अगर आपकी, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज। गेज मतलब दूरी। और यदि मान लो आपकी पटरी के बीच की दूरी कम है, 1 मीटर है, अगर 1 मीटर की दूरी है दोनों पटरियों के बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं छोटी लाइन या मीटर गेज के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज, आजकल तो मीटर गेज तो बहुत कम हो चुकी है। भारत में ज़्यादातर आपको बड़ी लाइन ही देखने को मिलेगी, ब्रॉड गेज ही देखने को मिलेगी। और लगभग भारत की बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों का आजकल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, तो बहुत कम इलेक्ट्रिक वाली ट्रेनें आपको दिखेगी। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक ट्रेनें ही आपको दिखाई दे रही है अब। तो काफ़ी सारी तरक्की कर ली भारत ने इसमें। अब बात करते हैं हम लोग पाइपलाइन परिवहन के बारे में। पाइपलाइन परिवहन क्या होता है? देखिए, पाइपलाइन क्या होती है, ये ज़मीन के अंदर गाड़ी भी जाती है, कई जगह ज़मीन के ऊपर भी आपको दिखाई देगी, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ऐसे ज़मीन के ऊपर भी रेगिस्तान में या बॉर्डर वाले एरिया में बना सकते हैं हम लोग। इसमें होता क्या होगा, पाइपलाइन में आप पानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, खासकर उन इलाकों में जहाँ पर पानी की समस्या है। तो पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ज़मीन के अंदर भी गाड़ा जा सकता है, ज़मीन के बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपके बीच में शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र नहीं आते, तो आसानी से मरुस्थल वाले इलाके में तो हो ही सकता है।
दूसरा है कि इसी पाइपलाइन में पेट्रोलियम पदार्थों को भी एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से लिया जा सकता है। वहीं गैस को तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं और भारत में आजकल सीएनजी गैस की पाइपलाइन पूरे भारतवर्ष में खोदी जा रही है और लगाई जा रही है। तो सीएनजी गैस की पाइपलाइन आने से क्या होगा, हर एक पेट्रोल पंप तक सीएनजी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और टैंकरों से भर के लाने का खर्च कम हो जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में जो लोग पेट्रोल की कीमतों से परेशान हैं वो परेशान ना हो। आपके लिए दूसरा ऑप्शन सीएनजी के रूप में वो भी सस्ता ऑप्शन आने वाला है। अभी भले ही सीएनजी थोड़ी महंगी हो लेकिन जल्द ही वो भी सस्ती हो जाएगी। तो वो किसकी वजह से होगा, पाइपलाइन परिवहन की वजह से होगा। और अपने बिहार से तो एक पाइपलाइन गुजरती भी है। बिहार का एक क्षेत्र है बरौनी से जाते हुए हरियाणा तक पेट्रोलियम पदार्थों के लिए एक पाइपलाइन बिछी हुई, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। वस्तुतः जमीन के अंदर, ज्यादातर जमीन के अंदर ही होती है इसलिए लिखा होता है, वस्तुतः जमीन के अंदर बिछाई गई पाइप लाइनें होती हैं जिनकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाए जाते हैं। बिहार का एक क्षेत्र है बरौनी से उत्तर प्रदेश के मथुरा होते हुए हरियाणा के पानीपत तक जाती है एक पाइपलाइन, जो पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति एसी पाइपलाइनों से होती है। तो पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं वो वहाँ से निकाल के हरियाणा पहुँचाना हो तो तुरंत असम से लाओ, बरौनी से यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू हरियाणा जो तेल शोधक यंत्र है वहाँ पहुँचा सकते हैं रिफाइनरी में। तो भारत में आप कहीं भी रिफाइनरी खोल लो, पाइपलाइन के माध्यम से बहुत आसान हो चुका है। तो बहुत अच्छा चीज़ है ये कि क्रूड ऑयल हो या कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ हो, सीधा पोर्ट से सीधा पेट्रोलियम की जो शोधन यंत्र है, जो रिफाइनरीज है वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन आपके पास में पाइपलाइन परिवहन का। इसका फ़ायदा क्या है, पाइपलाइन परिवहन का फ़ायदा है कि प्रारंभिक खर्च तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, शुरुआत का खर्च तो काफ़ी होता है, लेकिन इसके रखरखाव में कम दिक्कतें आती है, मेंटेनेंस बहुत कम, लो मेंटेनेंस रहता है। वहीं इस परिवहन में बाधाएं भी कम आती हैं और समय भी कम लगता है, साथ ही परिवहन में सामग्री का नुकसान भी कम होता है। तो काफ़ी अच्छी होती है ये पाइपलाइन परिवहन और सरकार इसी पर काम कर रही है। तो अभी हमने दो परिवहन को सीखा, कौन कौन से परिवहन के बारे में समझा, हमने समझा रेलवे परिवहन के बारे में, साथ ही साथ हमने पाइपलाइन परिवहन के बारे में भी समझा। आइए बात करते हैं हमारे तीसरे परिवहन के बारे में। हमारे तीसरे जो मेन परिवहन है उसका नाम है जल परिवहन। तो जल परिवहन और वायु परिवहन दोनों एक साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि जल परिवहन किस प्रकार का होता है। पानी की सहायता से व्यक्ति या चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही जल परिवहन कहलाता है, जिसके अंतर्गत जहाज़ों, नावों और छोटे जहाज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े जहाज़ पानी के आते हैं। तो इसी परिवहन साधन को हम लोग क्या कहते हैं, या इसी परिवहन के प्रकार को हम लोग बोलते हैं जल परिवहन। जल परिवहन दो प्रकार के होते हैं। अगर मान लो भारत देश के अंदर ही नदियों के माध्यम से परिवहन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोटी नावें, जहाज जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक जल परिवहन। लेकिन अगर भारत के किसी बंदरगाह से किसी दूसरे देश में चीज़ों को निर्यात किया जा रहा है या किसी दूसरे देश से चीज़ों को भारत में मंगाया जा रहा है, तो उस परिवहन को हम लोग बोलेंगे समुद्री परिवहन या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन भी कहते हैं उसको। आइए समझते हैं इन दोनों परिवहन के बारे में। तो जल परिवहन भी दो प्रकार के होते हैं, पहला आंतरिक जल परिवहन और दूसरा होता है समुद्री या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन में क्या होता है, आंतरिक जल परिवहन में देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है, नदियों के जल में ही जहाज़ों का परिचालन किया जाता है और यात्री तथा माल की ढुलाई की जाती है। ढुलाई का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक उनको व्यवस्थित रूप से पहुंचाना। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर नौ संचालन मार्ग है। मैं आपको बता दूं कि भारत में जो आंतरिक जलमार्ग है उनका नाम रखा गया है नेशनल वाटरवे, NW, राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम से उनको जानते हैं। जैसे नेशनल हाईवे होते हैं वैसे राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं। और टोटल भारत में 111 है, ये ध्यान रखना आप, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है भारत में, जिसमें सबसे पहला वाला जो है वो सबसे बड़ा है, उसकी बात भी मैं आपसे करूंगा, और 3 महत्वपूर्ण जलमार्ग की बात भी हम लोग आपसे करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जलमार्गों की बात कर ले तो भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया पश्चिम बंगाल की एक जगह है जहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक गंगा नदी में, उत्तर प्रदेश के हल्दिया से पश्चिम बंगाल के हल्दिया से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक
एक जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और इसमें जहाज चलते हैं, नाव चलती है, काफ़ी हद तक लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। इसको इसी को नाम भी दिया दोस्तों, इसको बोलते हैं NW फर्स्ट, नेशनल वाटरवे नंबर 1। और दूसरा होता है सदिया से डुबरी। सदिया से डुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित ये जलमार्ग है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है जो कि असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के केरल में जो तटीय नहरें हैं, ये केरल जो राज्य है हमारा, ये साउथ वाला, ये वाला, तो यहाँ की जो नहरें हैं तटरेखा वाली, इन्हीं नहरों पर वो NW4 बनाया गया, ये 4-5 इसको नाम दिया गया है। तो ये जो कोट्टापुरम से कोल्लम तक के बीच में है, राष्ट्रीय जलमार्ग इसको घोषित किया गया, तो ये भी एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसके अलावा और भी हैं दोस्तों, 111 है, लेकिन मैं महत्वपूर्ण की जो चर्चा किताब में की गई उसी की हम लोग चर्चा करते हैं। गोदावरी नदी पर बनाया गया वैसे ही एक जलमार्ग, गोदावरी और कृष्णा नदी को मिला के बनाया गया है, मैं आपको बता दूं, और वो है विजयवाड़ा से जो है काकीनाडा तक जलमार्ग बनाया गया है। सुंदरवन में भी जलमार्ग बनाया जा चुका है। आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। ये तो आंतरिक जलमार्ग की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं समुद्री जल परिवहन की। समुद्री जल परिवहन कहाँ से संभव हो सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि किन राज्यों से समुद्र से परिवहन किया जा सकता है? क्या मध्य प्रदेश, बिहार, इन राज्यों से कर सकते हैं? क्या राजस्थान से कर सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा सर कैसे कर सकते हैं जब हमारे आसपास समुद्र ही नहीं। तो हमारे राज्य की सीमा समुद्र से टच होगी तभी तो हम समुद्र से व्यापार कर सकते हैं। तो किसी भी राज्य को समुद्र से व्यापार करने के लिए उस राज्य का होना चाहिए बंदरगाह और तट सीमा होनी चाहिए। जैसे कि ये दक्षिण भारत का मैप है और इतने ही मैप में आपको पता है इधर एक आपको मिलेगा अरब सागर मिलेगा, इधर समुद्र है, भारत का अरब सागर बोल दो या हिंद महासागर बोल दो, फिर आपका बंगाल की खाड़ी मिलेगी आपको। तो ये समुद्र दोनों तरफ जुड़ रहे हैं हमारे पास। और अब आपसे मैं पूछूं कि भाई भारत के कौन से राज्य हैं जिनके पास में तट रेखा या ये समुद्र से टच करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आइए उन राज्यों की चर्चा भी कर लेते हैं। मैं सारे नाम आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे ऊपर वाला जो राज्य आपको दिख रहा है इसका नाम है गुजरात। तो गुजरात की तट रेखा वैसे भी सबसे लंबी है भारत में। सबसे लंबी अगर कोस्टल लाइन यानी तट रेखा समुद्र सीमा किसी की है तो गुजरात की है। मैप देखने में दोस्तों लगता नहीं है लेकिन है उसकी तट सीमा सबसे ज़्यादा। टोटल बात करूँ ना मैं तो लगभग 7,500 के आसपास है। 7,500 किलोमीटर हमारी तट रेखाएं अगर अंडमान निकोबार को भी जोड़ दे तो। इसके अलावा यहाँ जो दूसरा राज्य उसका नाम क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पास में भी यहाँ पर बंदरगाह तो होंगे। तीसरा राज्य हमारा यहाँ पर गोवा, गोवा का नाम भी आपने सुना होगा, तो गोवा यहाँ पर है। उसके अलावा चौथा यहाँ पर आपका कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक में भी यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? बंदरगाह मिलेंगे। उसके अलावा सबसे अंतिम नीचे जो राज्य है वो है आपका केरल, तो केरल में भी आपको बंदरगाह मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु साउथ इंडिया का बहुत अच्छा राज्य है तमिलनाडु, तो यहाँ पर भी आपको 3 बड़े बड़े बंदरगाह मिल जाएंगे। उसके अलावा आपका मिलेगा आंध्र प्रदेश। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आंध्र प्रदेश समुद्र से सीमा साझा करता है लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना की कोई समुद्री सीमा नहीं है। और उसके ऊपर 2 राज्य और आते, एक आता है आपका उड़ीसा और दूसरा आता है आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की सीमा भी है, तो पश्चिम बंगाल में भी बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह वहीं पर मिलेगा आपको, जो हल्दिया तक जोड़ती है गंगा नदी। अभी हमने नेशनल वाटरवे फर्स्ट पढ़ा था ना, इलाहाबाद से हल्दिया वाला, तो सीधा हल्दिया जाएगा वो। समुद्री परिवहन भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर रेखा है हमारे पास में, किलोमीटर लंबी तट रेखा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगी हुई है। जो हमने भारत के इन समुद्री तटों पर 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, बड़े बड़े बंदरगाह हैं, और बाकी कई छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं। जैसे गुजरात जो दिख रहा है आपको, गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। तो गुजरात का कांडला बंदरगाह काफ़ी फेमस है, लेकिन दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम बदल करके रख दिया गया है दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। उसके अलावा महाराष्ट्र में एक तो मुंबई बंदरगाह काफ़ी फेमस है, भारत का सबसे फेमस तो मुंबई ही है, तो मुंबई बंदरगाह काफ़ी फेमस है। मुंबई के साथ साथ एक बंदरगाह यहाँ पर मुंबई के पास में है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो जवाहर लिख देता हूँ मैं। एक गोवा में भी आपको मिल जाएगा, गोवा में जो बंदरगाह है उसका नाम है आपका मारमा गाँव बंदरगाह।
कर्नाटक में जो बंदरगाह है दोस्तों उसका नाम है मैंगलोर बंदरगाह। तो मैंगलोर यहाँ पर मिलेगा आपको, बैंगलोर के जैसा ही है मैंगलोर, मैंगलोर। और केरल में आपको पता ही है कोच्चि बंदरगाह काफ़ी फेमस है, सबसे साउथ इंडिया का दक्षिण का सबसे दक्षिण का है। उसके अलावा तमिलनाडु में आपका चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, विशाखा, तो ये बंदरगाह वहाँ पर है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, पाराद्वीप बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है, ये हल्दिया। तो ये सारे बंदरगाह बड़े इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। तो कुछ बंदरगाह जैसे गुजरात के कच्छ में कांडलापत्तन बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। अब देखो ये क्या होता है ज्वारी बंदरगाह। ज्वारी बंदरगाह का मतलब होता है कि ज्वार भाटे की वजह से जिस बंदरगाह का काम चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ज्वार भाटा जो है वह समुद्र में आता है, महासागर में आता है। किसकी वजह से आता है? ज्वार भाटा आता है सूर्य की आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के द्वारा, और वहाँ पर पृथ्वी की अपकेंद्री बल भी लगता है। तो पृथ्वी के घूमने की वजह से जो बल लगता है उसकी वजह से, और चंद्रमा और आपका सूर्य जो है इससे जो बल लगता है आकर्षण बल, उसकी वजह से समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाता है, वो तटों की ओर आ जाता है, खिंचाव होता है। और इसी वजह से क्या होता है, कांडला के बंदरगाह पर पानी की मात्रा कम होती है नॉर्मली। जब भी ज्वार भाटा आता है पानी का लेवल बढ़ जाता है और बड़े से बड़ा जहाज भी उस बंदरगाह में आकर के अपना काम कर सकता है। इसीलिए इस कांडला बंदरगाह का नाम क्या रखा गया है? ज्वारी बंदरगाह रखा गया है। उसी के अलावा तूतीकोरिन एक बंदरगाह है जो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। उसके अलावा पारादीप बंदरगाह है जो आपको उड़ीसा में मिलेगा। वहीं विशाखा और पारादीप बंदरगाह तो बहुत फेमस है दोस्तों, क्योंकि जापान को जो लोहा भारत सप्लाई करता है वो पारादीप बंदरगाह से ही होता है। विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसकी खासियत है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, और ये बंदरगाह इतना सेफ कहा जाता है कि सुनामी भी आ जाए तो इस बंदरगाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इस बंदरगाह के आसपास कुछ ऐसी पहाड़ियाँ बनी हुई है जिसको कहते हैं डॉल्फिन नोज की पहाड़ियाँ। ये डॉल्फिन नोज की पहाड़ियाँ इस बंदरगाह की रक्षा करती हैं। हल्दिया बंदरगाह जो है ये पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इसके अलावा चेन्नई बंदरगाह आपको पता ही ये तमिलनाडु की राजधानी, इसलिए तमिलनाडु में होगा। मैंगलोर या न्यू मैंगलोर कह लो, ये बंदरगाह कर्नाटक राज्य में है। जबकि मार्मागांव बंदरगाह जो है ये गोवा में है, और ये प्रमुख बंदरगाह है। गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है, जबकि गुजरात की जो समुद्री सीमा है वो सबसे लंबी है, लगभग 1214 किलोमीटर के आसपास। तो अकेला जो है आपका गुजरात ही रखता है। बाकी अंडमान निकोबार की भी बहुत लंबी सीमा है, तो वो तो केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है। ये राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको चाहे तो अच्छे से नोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी इसमें मैंने दी हुई है। दोस्तों आगे बढ़ें, ये हमने पढ़ लिया हमारे बंदरगाह के बारे में। तब आगे बढ़ते हैं। मुंबई का जो बंदरगाह है, खुला बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है वो मुंबई है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ कौन से बंदरगाह पे आते हैं, तो मुंबई बंदरगाह पे आते हैं। और मुंबई के इस बंदरगाह के अधिक जहाज़ों के आवागमन के कारण ही इसके निकट दूसरा बंदरगाह बनाया गया है। देखिए मुंबई इतना बिजी हो गया, इसलिए उसका लोड कम करने के लिए, उसका भार कम करने के लिए उसके निकट ही एक दूसरा बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या इसका एक और नाम है नावा शेवा बंदरगाह। नावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो नावा शेवा बंदरगाह, ठीक है, नावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। गोवा में स्थित मार्मागांव बंदरगाह से देश के कुल निर्यात का आधा लोहा तो यहीं से अयस्क निर्यात किया जाता है। भारत में जो लोहा मिलता है, दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक में बहुत मिलता है। कुंद्रेमुख के आसपास की पहाड़ियों में बहुत लोहा है, और वहाँ का लोहा जो है यहाँ से या तो मैंगलोर से कर सकते हैं या मार्मागांव गोवा के पोर्ट से भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित कोच्चि पत्तन है। भारत का सबसे दक्षिण में स्थित जो है ये कोच्चि है, दक्षिण पश्चिम में। उसके अलावा ये कोच्चि जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो प्राकृतिक बंदरगाह इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कृत्रिम बंदरगाह भी होते हैं, और भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृत्रिम मानव निर्मित बंदरगाह जो है वो चेन्नई बंदरगाह है। कोलकाता के खिदिरपुर में स्थित, कोलकाता का एक जगह है खिदिरपुर में स्थित डॉक में मलेशिया से भारी मात्रा में वुडन लकड़ियां वहां से मंगाई जाती हैं।
और आयात की जाती है। तो लकड़ियों का जो आयात होता है सबसे ज़्यादा कोलकाता में होता है। कहाँ से? मलेशिया से मंगवाई जाती है, काफ़ी अच्छी किस्म की होती है, तो हमें काम उसकी ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं हमारे अगले परिवहन की। हमने जल परिवहन अच्छे से खत्म कर लिया, हम लोग बढ़ते हैं हमारे वायु परिवहन की तरफ। वायु परिवहन की बात करें तो परिवहन के साधनों में ये सबसे द्रुत गति से साधन है। सबसे जल्दी अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको अगर बोला गया कि आपको पास बहुत कम समय आपको वहां जाना है, तो आपके दिमाग में क्या हो गया यार, वहाँ तो फ्लाइट भी नहीं जाती, अगर फ्लाइट जाती तो सबसे पहले पहुंच जाता। तो फ्लाइट जो है सबसे तेज, यानी वायु परिवहन सबसे तेज होता है। यद्यपि महंगा होता है, फिर भी दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ बसें नहीं जाती, ट्रेन नहीं जाती, आसानी से पहुँच जाता है ये वायु परिवहन। आरामदायक भी होता है और ढंग से पहुंच जाता है आसानी से। चाहे वो पहाड़ी रीजन क्यों ना हो, किसी पहाड़ी की चोटी पे छोड़ना हो तो भी भाई हेलीकॉप्टर तो जा ही सकता है ना, वो आपको आसानी से छोड़ देगा। 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1953 से पहले भारत में जो एयरलाइंस वगैरह चलती थी वो सब जो है निजी हाथों में थी, और लेकिन सरकार ने क्या किया, 1953 में सारी जो एयरलाइंस थी उनको अपने हाथ में ले लिया, सरकार के हाथ में ले राष्ट्रीयकरण कर दिया। शुरुआत में एयर इंडिया नाम की हमारी हवाई सेवा चलती थी जो देश विदेशों तक सेवाएं देती थी, जबकि घर के अंदर यानी देश के अंदर सिटी को सिटी से जोड़ने वाली, शहरों को शहरों पर जोड़ने वाली जो हमारी एयरलाइंस थी उसका नाम था इंडियन एयरलाइंस। तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस अलग अलग होती थी पहले। तो ये इंडियन एयरलाइंस जो थी ये भारत के डोमेस्टिक घरेलू काम के लिए थी, जबकि विदेशी यात्राओं के लिए एयर इंडिया का सफ़र कर सकते थे। इंडियन एयरलाइंस में आप पड़ोसी मुल्कों जा सकते थे, लेकिन अब ये समस्या नहीं रही। अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ भी आ चुकी है, हर कंपनी जो है विदेशों तक जो है सफ़र कर सकती है। पवन हंस नाम का एक हेलीकॉप्टर है, पवन हंस नाम का जो हेलीकॉप्टर है ये सेवाएं देता है ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर बसें या ट्रेन नहीं जाती, उन लोगों के लिए सेवा प्रदान करता है। दुर्गम क्षेत्रों में हवाई यात्रा उपलब्ध कराती है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों का हिमालयन पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड में हो या हिमाचल प्रदेश में हो, यहाँ पर पवन हंस हेलीकॉप्टर सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन आजकल हवाई सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा भी दी जा रही है, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस, स्पाइस जेट एयरलाइंस, आप देख सकते हैं डक्कन एयरलाइंस, ये वाला ये किंगफिशर एयरलाइंस। तो आजकल तो प्राइवेट कंपनी भी जो है उन्होंने एयरलाइन शुरू कर दी है, तो वो काफ़ी अच्छा अपना काम कर रही है, जैसे किंगफिशर, डेक्कन, स्पाइस जेट या इंडिगो एयरलाइंस इत्यादि प्राइवेट एजेंसीज हैं, और भारत ही नहीं विश्व के बहुत सारे देशों तक यात्राएं सुलभ करवाती हैं। देश में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, गया, ऐसे कई सारे शहरों में अलग अलग बंदरगाह बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। आज की तारीख में भारत में लगभग 26 बंदरगाह ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं सुलभ करवाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के लिए तो बहुत सारे बंदरगाह हैं, चाहे वो दिल्ली का इंदिरा गांधी बंदरगाह क्यों ना हो, चाहे वो मुंबई का छत्रपति शिवाजी बंदरगाह क्यों ना हो, या कलकत्ता का सुभाष चंद्र बोस बंदरगाह। ये नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्षमा करें मैं बार बार बंदरगाह बोल रहा हूँ, मैं वापस इसको सुधार देता हूँ। जैसे दिल्ली में स्थित आपका एयरपोर्ट, जिसे एयरपोर्ट कहते हैं हम लोग, तो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। जैसे मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम रखा गया है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, वही कलकत्ता का जो एयरपोर्ट है उसका नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। बहुत सारे एयरपोर्ट भारत में ऐसे जिनके नाम अलग किसी न किसी महान व्यक्ति के नाम पर रखे गए हैं। जैसे हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजीव गांधी एयरपोर्ट, वहीं चेन्नई का एयरपोर्ट जो है उसे चेन्नई एयरपोर्ट के नाम से ही जानते हैं। उसके अलावा कई जगह अन्ना एयरपोर्ट भी लिखा हुआ है। और अमृतसर की बात करें तो गुरु रामदास एयरपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। गया का एयरपोर्ट के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, आप चाहे तो गया के एयरपोर्ट का अगर कोई नाम है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप में से इसके अलावा भारत के और कोई एयरपोर्ट के नाम अगर आपको पता है तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में ये नाम लिख सकते हैं। तो हमें सजेस्ट करिए बिल्कुल कि आप कौन कौन से शहरों के एयरपोर्ट के नाम जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार समाप्त होता है हमारा ये वन शॉट रिवीजन, जिसमें हमने कंप्लीट यूनिट का रिवीजन किया है। दोस्तों हमारी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम परिवहन है, उसमें उसका पूरा एक साथ यूनिट रिवीजन हमने बहुत सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी की सारी चीज़ें आसानी से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये बिहार बोर्ड के जितने भी वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं, ये अगर आपको आसानी से नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प, जिसमें आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ पर आपको मिलेगा
आपको 100% फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा जो आपको बिल्कुल फ्री आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ टॉप कोर्सेज में जा सकते हैं, जहां आपको 5वें नंबर पर मिलेगा, आपको चौथे नंबर पर 1 2 3 4 ये चौथे नंबर पर आपको मिलेगा बिहार बोर्ड। जैसे आप बिहार बोर्ड पर जाएंगे, बिहार बोर्ड पर जैसे आप जाएं वहां पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने क्लासेस का ऑप्शन है, तो आप अपनी कक्षा को सिलेक्ट कर ले, कक्षा 8वीं को। कक्षा 8वीं को सिलेक्ट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अपने टीचरों की लिस्ट के सामने। टीचर कौन कौन से आपको 8वीं क्लास पढ़ा रहे हैं, गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल सब्जेक्ट आपके सामने है। बस आपको यहाँ वॉच नाउ देखना है, वॉच नाउ पर क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, जो पढ़ना है वो, और वहाँ आपके सामने खुल जाएंगे वॉच ऑल वीडियो, सारी लिस्ट यहाँ पर आपको सामने ओपन हो जाएगी। अब आसानी से आप अपने वीडियो को देख सकते हैं। ये खाली आपको क्लिक करना है किस पर, ये लेक्चर जो लिखा हो ना, 1 लेक्चर, इस पर क्लिक करो और अपने वीडियो आसानी से आप देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। और उसके अलावा आप चाहे तो नोट्स बना सकते हो, उसके अलावा आप चाहे तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो और हमारे जो चैनल है वो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।